नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ऋचा शर्मा है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के बारे में। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन या पेनफुल जो पीरियड्स होते हैं काफ़ी कॉमन कंडीशन है एंड अक्सर जो होते हैं वो पेशेंट्स इससे सफ़र करते हैं एंड दे साइलेंटली सफ़र बिकॉज़ हमारी क्या है कंज़र्वेटिव सोसाइटी एंड डिपेंड करता है आप किस सेक्टर सोसाइटी को बिलॉन्ग करते हैं। जैसे अगर आप विलेजेस या फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं, जो पेशेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, दे मे हेजिटेट टू कम आउट। इवन पीरियड्स आना एक बहुत बड़ा लोगों को एक हेजिटेशन माना जाता है कि कुछ एज़ सच आप एक प्यूबर्टी से एडोलेसेंस फेज़ में जा रहे होते हैं, तो एक हेजिटेशन होती है शेयर करने में, फीमेल मेंबर्स के साथ, मदर के साथ आप शेयर करते हैं। एंड काफ़ी सारी हमारी इंडियन सोसाइटी में कुछ टैबूज़, कुछ ऐसा अंधविश्वास भी अभी तक प्रेवलेंट है। रेदर हमारी भी अब जब अपब्रिंगिंग हुई, तो ऐसा एक दादी-नानी उनकी तरफ से कुछ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस आती थी, जो एक अपना रूट्स में, कल्चर में है। वो ठीक है, हमें एक धारणा है जो है वो फॉलो करनी चाहिए, बट साथ-साथ हमें एक उसको सुरक्षा को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। बिकॉज़ अल्टीमेटली हम एक ह्यूमन बीइंग है, अगर हमारी बॉडी में कुछ चेंजेज़ आती हैं, अगर वो नॉर्मल तरीके से जाती हैं तब तक तो ठीक है। बट अगर वो नॉर्मल को क्रॉस करती हैं, तो ऑब्वियसली दैट्स अ कॉज़ ऑफ कंसर्न बिकॉज़ हमें देखना पड़ता है कोई भी चीज़ एक मात्रा के बियॉन्ड क्यों हो रही है एंड बार-बार एक ही चीज़ क्यों हो जा रही है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कभी-कभी पेशेंट्स को इतने ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं, कि उनकी नॉर्मल लाइफ़ भी हैम्पर हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आपका एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके 2 फेजेज़ होते हैं। हमारा साइकिल होता है, हर महीने आपको पीरियड्स आते हैं एंड आपके बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो लाइनिंग को ग्रो करते हैं, एस्ट्रोजन है एंड उसके बाद जो हार्मोन्स होते हैं वो लाइनिंग को शेड करते हैं। ऑब्वियसली जो बॉडी होती है, बॉडी एक कुदरत ने हमें इंसान बनाया तो कुदरत जो होती है वो एक शरीर को रेडी करती है बच्चे के लिए। तो ऑब्वियसली शरीर पहले रेडी होता है, वो प्रेगनेंसी को वेट करता है बट ऑब्वियसली हर महीने तो प्रेगनेंसी नहीं होती, यहाँ एज वेरी करती है। ऑब्वियसली जब प्रेगनेंसी नहीं होती, जो बॉडी की प्रिपरेशन होती है वो सपोर्ट उसमें से खींच लेती है, लाइक एस्ट्रोजन ड्रॉप होता है एंड उसके बाद इट ब्लीड्स, ओके, इट शेड्स, सो दैट्स अ नॉर्मल साइक्लिकल प्रोसेस। अक्सर आपको शुरू से ये बताया जाता है कि एक नॉर्मल प्रोसेस है जो सभी फीमेल्स को दे डेफिनेटली एक नॉर्मल प्रोसेस है एंड इट शोज दैट एवरीथिंग इज इनसाइड नॉर्मल यू, ओके। बट ये है कि ये क्लिनिकल मीन्स जो एक सिम्पटम्स है वो है, उसके अलावा कुछ साइंस होते हैं, अंदर क्या हो रहा है, क्या कारण है, कुछ डिविएशन है, वो एक कंसर्न आ जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे आपको पेन होती है पीरियड्स में और वो पेन कैसी रहती है? डिफरेंट टाइप की पेन रहती है। वो पेन क्या एक ही महीने रहती है, अल्टरनेट आती है या वो कंटिन्यूअस आती है? पीरियड से पहले स्टार्ट होती है, मिड पीरियड्स में स्टार्ट होती है या वो पीरियड्स खत्म होने के साथ खत्म हो जाती है? इस तरह से वो क्लासिफिकेशन होता है। आम भाषा में हम इसको जो ये कहते हैं गर्भ जो आपका माहवारी आती है उसमें एक दर्द रहती है, उसे मेडिकल टर्म्स हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। डिस्मेनोरिया को फर्दर हम डिवाइड करें तो 2 टाइप का होता है, में जो पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड्स है, वो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है कि जब हमें कोई कारण नहीं पता, मीन्स आपके अंदर कोई भी रीज़न नहीं है, कोई ऐसा हिस्ट्री नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है, पैथोलॉजी नहीं है या फैमिली हिस्ट्री नहीं है, बट फिर भी आपको पेन की हिस्ट्री है, मीन्स आपको पेन होती है। नॉर्मल 1-2 डिस्कम्फर्ट होना 1-2 दिन दैट इज़ लाइक पार्ट ऑफ द साइकिल, बट अगर उसके बियॉन्ड होता है तो एक कंसर्न आ जाता है। सेकेंडरी का होता है कि अगर कोई रीजन है, जैसे कोई पैथोलॉजी है, कोई कारण है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जैसे फाइब्रॉइड्स हैं, एडिनोमायोसिस है या कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे पेशेंट को इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है आपकी बॉडी में ये जैसे ये ट्यूब्स होती है और ये जो अंडेदानी होती है ये जुड़ जाती हैं, तो एक टीओ मास बन जाता है, ट्यूबो ओवेरियन मास। एंड कभी-कभी हो सकता है वो इन्फेक्शन है, पस भर गई है, मे बी पेशेंट को फीवर भी हो, मीन्स यू नेवर नो कि पेन हो रही है तो उसका क्या कारण है। एंड कभी-कभी क्या होता है, जैसे हमने एक और वीडियो बनाया था उसमें था हमने बताया था सिस्ट के बारे में, ओवेरियन सिस्ट। फिजियोलॉजिकल तो ठीक है जो हर महीने आती है, उसमें इतनी दिक्कत नहीं है, पर जो पैथोलॉजिकल है उसमें क्या है कि आपके सिस्ट जो है वो विच इज समथिंग विच शुड नॉट बी देयर। पैथोलॉजी होती है जो प्रेजेंट है वो अपनी जगह पर वो नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली एक कंसर्न आ जाता है बिकॉज अल्टीमेटली जो चीज वहां पे प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, अगर वो वहां प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली हार्म करेगी। आगे मैं फर्दर बताऊंगी कि ये सब डिस्कस करने का क्या वजह है। फिर ये आ जाता है सेकेंडरी फैक्टर्स में, फिर कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे आपकी आईयूसीडी इंसर्शन होती है, कभी कॉपर टी डलवाते हैं तो वो पेशेंट्स में भी एक पेन की हिस्ट्री होती है।
सो प्राइमरी में क्या होता है कि बॉडी में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है कि कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। सो मे बी उनकी मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, एस्ट्रोजनाइजेशन ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है आपकी जो बच्चेदानी है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, उसमें वो कॉन्ट्रैक्शंस में जाती है। नॉर्मली भी क्या है जैसे लेबर होता है, सेम पीरियड्स में होता है कि आपकी बच्चेदानी जो लाइनिंग आपकी ग्रो करती है एक्स्ट्रा उसको शेड करती है एंड वो शेड करने के लिए वो एक कॉन्ट्रैक्शन में जाती है। सो एक कारण होता है पेन का। फिर सेकेंडरी जैसे मैंने बताया फाइब्रॉइड है, एडेनोमायोसिस है, तो एक डिफरेंट एटियोलॉजी आ गई। अब कभी-कभी क्या होता है कि आपको हेवी पीरियड्स आते हैं, तो हेवी पीरियड्स की वजह से भी क्या होता है कि जो क्लॉट्स हैं, ब्लड क्लॉट्स जो खून जमा हो जाता है, वो ठीक से उसका रिसाव नहीं होता। सो ऑब्वियसली जो आपकी बच्चेदानी का जो माउथ ऑफ यूट्रस होता है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, हो सकता है वहाँ से वो एक्सपेल ना हो। सो उसकी वजह से जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, वो और ज़्यादा ट्राई करती है उसे एक्सपेल करने का। इसके अलावा कुछ पेन्स होती हैं, जो ओवुलेशन पेन होती है, जो मिड साइकिल में होती हैं। सो दैट डिपेंड्स कि आपको किस तरह की है। कभी-कभी क्या होता है कि फीमेल्स को पीरियड्स आने से पहले ही कुछ सिम्पटम्स होने शुरू हो जाते हैं, हेवीनेस, डिस्कम्फर्ट, ब्रेस्ट टेंडरनेस, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, चेंजेस एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। सो इसके अलावा एक कंडीशन होती है एंडोमेट्रोसिस। सो एंडोमेट्रोसिस के बारे में हम बात करेंगे। सो एंडोमेट्रोसिस क्या है ये इट्स नॉट लाइक वी कैन से बहुत ज्यादा कॉमन भी नहीं है बट अनकॉमन भी नहीं है। वो डिपेंड करता है हम किस टाइप के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। ये एडोलेसेंट्स में भी पाया जाता है, मीन्स यंगर फीमेल में भी पाया जा सकता है। और ये जैसे जैसे आपकी फर्टिलिटी, आप एक फर्टाइल पीरियड, फर्टाइल एज ग्रुप में, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जिसे हम कहते हैं, 25 टू 35 40 ईयर्स में भी पाया जाता है। एंड इसका कंसर्न होता है आपके पीरियड से। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एंडोमेट्रियोसिस होता है कि नॉर्मली तो आप ब्लीड कर रहे हैं, आपके पीरियड्स आ रहे हैं बाहर, ठीक है। सो एंडोमेट्रियोसिस में क्या है, यू आर ब्लीडिंग और एक्स्ट्रा यूट्राइन। एक्स्ट्रा यूट्राइन का मतलब है कि बच्चेदानी के अलावा भी आप ब्लीड कर रहे हैं। सो आपको जो पीरियड्स आते हैं, हो सकता है आप ओवरी में ब्लीड करें, हो सकता है आप ट्यूब से ब्लीड करें, एंड हो सकता है और पेरिटोनियल कैविटी या ऑर्गन्स में ब्लीड करें। सो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होती है। जो हम देखते हैं कि ऑन एन एवरेज फीमेल्स में 15 टू 20% इनका प्रेवलेंस रहता है एंड इनफर्टाइल जो फीमेल्स होती हैं उनमें ज्यादा रहता है। कभी कभी क्या होता है कि इट मे बी अकम्पनीड बाय द अदर कंडीशंस, जैसे एडिनोमायोसिस है, फाइब्रॉइड्स है, एडेशंस है, टीओमास है, तो डिपेंड करता है। अब आ जाता है कि इसका एंडोमेट्रोसिस का कितना लेवल रहता है, क्या स्टेजेस रहती हैं। तो स्टेजेस रहती हैं आपकी, स्टेज 1 टू 4 होती है। 1 का मतलब है कि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपको माइल्ड माइल्ड जिसे हम कहते हैं, माइल्ड मॉडरेट स्टेयर, एंड उसके बाद आ जाता है कि पूरा आपका जो बच्चेदानी और आसपास के ऑर्गन्स है वो पूरा फ्रोजन पेल्विस जिसे कहते हैं, उस कंडीशन आ जाती है। एंड कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट्स के जो सिम्टम्स हैं और जो एक्चुअल कंडीशन है वो कोरिलेट नहीं करती। हो सकता है अंदर पेशेंट को काफी सारा डैमेज हो, एंडोमेट्रोसिस काफी फैल चुका हो, बट पेशेंट को उतने सिम्टम्स ना हो। एंड कभी कभी क्या होता है पेशेंट्स को बहुत ज्यादा पेन होती है एंड अंदर उतना ज्यादा डैमेज ना हो। सो इन शॉर्ट ये सब बताने का पर्पस है कि अगर आपको पीरियड्स आते हैं, वो कहीं ना कहीं डिविएशन शो करते हैं, हैवी आते हैं, पेनफुल आते हैं, तो पहले आप उसे ऑब्वियसली आपके घर में अगर कोई फीमेल है, मदर है या सास हैं, सिस्टर हैं, हम उनके साथ डिस्कस करिए। अगर आप नहीं कंफर्टेबल हैं तो एटलीस्ट आप खुद एक ऑब्जर्वेशन रखिए कि आपके पीरियड्स कैसे जा रहे हैं। आप एक मेंस्ट्रुअल डायरी कहते हैं, अदरवाइज काफी सारे एप्स एंड मेंस्ट्रुअल कैलकुलेटर्स आजकल अवेलेबल हैं। अगर आप इतना हाई टेक या उससे कंफर्टेबल नहीं है तो आप सिंपली एक डायरी बना सकते हैं, एक पेज में कैलेंडर पे लिख सकते हैं कि आपको पर मंथ कैसे पीरियड्स आए, कैसा फ्लो रहा, कितने पैड्स आपने चेंज किए, एंड पेन रही, कब शुरू हुई, कैसा रहा, वो पूरा आपको मेंशन करना होता है। एंड आप खुद एक ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये महीने मेरा ऐसा रहा, नेक्स्ट मंथ ऐसा था, और उसके नेक्स्ट मंथ हाउ आर द थिंग्स। सो जैसे आप 2-3 महीने आप ऑब्जर्व करते हैं, अगर आप देखते हैं कि वो पैटर्न सेम हो रहा है या उसमें पेन में बढ़ोतरी हो रही है, मीन्स वो इंक्रीज कर रहा है या पीरियड्स हैवी जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली that is something which you should not ignore. Then you should consult your doctor. You should take the opinion at urgent basis, because उसका क्या कारण है। ट्रीटमेंट अपनी जगह है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं है, हमें भी देखना कि क्यों हो रहा है ऐसा। जैसे अक्सर हम घरों में कुछ सिंपल तरीके अपना लेते हैं, पेन किलर्स ले ली, हॉट वाटर बॉटल बैग रख लिया, टी ले ली, या कुछ पोस्चर्स होते हैं उसमें लेटने से ऐसा पेन जो है बॉडी पे प्रेशर, एब्डोमेन पे प्रेशर कम पड़ता है वो पोस्चर में। बट ये हो गया टेम्परेरी मेजर्स। अल्टीमेटली अगर बार बार आपको हो रहा है
तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि उसका क्या कारण है। बिकॉज़ सबसे ज़्यादा कंसर्न आ जाता है लाइक एज़ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आप किस एज ग्रुप में फ़ॉल करते हैं? मान लीजिए आपकी बेटी या आपकी यंगर एज ग्रुप में उन्हें कोई पेन है, इस तरह का सिम्पटम है, तो ऑब्वियसली उनकी फ्यूचर फर्टिलिटी भी एक कंसर्न आ जाता है। बिकॉज़ हम करियर में, लाइफ में कुछ भी करें बट ऑब्वियसली एक हमारा फर्टिलिटी आगे जो जनरेशन है उसके लिए एक हमारा एक क्वेरी, एक वरी रहती है। सो जैसे मेरी एक पेशेंट थी, शी वाज़ हार्डली 16-17 इयर्स ओल्ड, शी हैड अ वेरी बिग सिस्ट, उनको कोई 7-8 सेंटीमीटर बड़ा एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट था एंड उनको सिम्पटम्स थे। तो कुछ देर तो हमने उनको मैनेज किया कंजर्वेटिव और मेडिकल मैनेजमेंट, बट अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, तो देन इन दैट केस वी हैव टू डिकम्प्रेस दैट बिकॉज़ उनको डिस्कम्फर्ट हो रहा था। फिर सारा कुछ फिर मैनेजमेंट वो क्या रहता है वो आपको नेक्स्ट उसमें बताऊँगी स्टेप में। फिर आ जाता है कि जैसे आप एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, सो अगर आपको एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है तो आपकी फर्टिलिटी पे क्या इफेक्ट है, जो सबसे बड़ा कंसर्न आ जाता है। एंड मेन है कि सिर्फ सर्जरी या ट्रीटमेंट करना ही नहीं है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या उसका रिजल्ट भी कुछ आएगा, ये भी तो एक मायने रखता है ना। अल्टीमेटली आप कुछ भी चीज का देखो, आप एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट का क्या कंसर्न होता है, मीन्स हम क्यों उसके लिए इतने वरी करते हैं। डेफिनेटली सबसे पहले आ जाता है आपके सिम्टम्स, बिकॉज आपको पेन है, हो सकता है आपको पेन इतनी ज्यादा हो कि आपकी डे टू डे लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, आप आपस में संबंध रख रहे हैं, उसमें आपको देखा एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद या उससे पहले ब्लैक कलर डिस्चार्ज आता था। सो ये सब कंसर्न आ जाते हैं कि आपके क्या साइन सिम्टम है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि आपको फर्टिलिटी के लिए आगे क्या प्लान है, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन जिसे हम कहते हैं। बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस क्या होते हैं, इट इज ए प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्टिव डिजीज। प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्टिव डिजीज का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपका वक्त बीतेगा, जैसे जैसे आपके डे बाय डे ईयर्स बीतेंगे, सो इट्स गोइंग टू बी मोर स्वेयर ओनली बिकॉज ये डिस्ट्रॉय करती है, इट इट्स अप द ओवरीज बिकॉज ये डैमेज करती है। ओके, सो ऑब्वियसली आपका ओवेरियन रिजर्व कैसा है, पहले कैसा था एंड बाद में कैसा है, वो मैटर करता है। अब कंसर्न आ जाता है कि अगर एंडोमेट्रियोसिस है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हमने आपको बताई, फिर आ जाता है कि हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। सो ट्रीटमेंट ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि सब में ही सिम्टम्स हो सकता है, जैसे फाइब्रॉइड्स है वैसे भी हो सकता है कि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या कुछ लेजन्स हो जो आपको कुछ सिम्टम्स नहीं कर रही है, इंसिडेंटल फाइंडिंग हो, मे बी अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट हुआ या आपने कोई सर्जरी करवाई कोई और पर्पस के लिए तो उसमें डिटेक्ट हुआ, सो दैट कम्स इन द एसिम्प्टोमेटिक। सो एसिम्प्टोमेटिक में डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाता है। जैसे आप कोई बच्चे के लिए प्लान करते हैं तो जो सिस्ट है उसका लोकेशन कितना है, साइज कितना है, दोनों ओवरीज में है या एक साइड पे, उससे वो एक डिसीजन होता है। सो ऑब्वियसली उसके बाद आ जाता है कि एसिम्प्टोमेटिक में तो वेट एंड वॉच रहता है, हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि आपका वो प्रोग्रेस कैसा रहता है। फिर उसके बाद आ जाता है कि अगर आपको सिम्टम्स हैं, जैसे सिम्टम्स मैंने आपको बताया कि पेन है बहुत ज्यादा, इट इज इनकैपेसिटेटिंग योर डेली रूटीन, या कभी कभी पेशेंट को वोमिटिंग, नोशिया, टेंडरनेस, ये सब इतना ज्यादा होता है कि इरिटेबिलिटी होती है। इवन पेशेंट्स को, आई हैव सीन पेशेंट्स, उनके लिए पीरियड्स आना एक ऐसे है जैसे कोई उनको काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल एक सिचुएशन आने वाली है। सो प्री मेंस्ट्रुअल फेज में उनको काफी ज्यादा वरी होता है एंड ऐसी सिचुएशन होती है, टू बी फ्रैंक, पेशेंट के अलावा वो कोई और समझ भी नहीं पाता, सिर्फ उनके डॉक्टर हैं जिनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली वो चीज को आपको छुपानी नहीं चाहिए, एटलीस्ट आपको एक क्लियर कंडीशन का आइडिया रहेगा तो आप आगे प्लान कर सकते हैं। फिर अगर आपको बहुत ज्यादा पेन होती है तो उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन आ जाता है कि या तो अगर आपका ओवेरियन सिस्ट है, बिकॉज अल्टीमेटली मैंने बताया कि आपको जो एंडोमेट्रियोसिस हो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट करती है। अगर तो सिस्ट फॉर्म में है सो ऑब्वियसली उसको हम सिस्टिक एस्पिरेशन कर सकते हैं, जो एक सिंपल तरीका है, बट वो डिपेंड करता है, लाइक मैं उसके फेवर में नहीं हूँ बिकॉज उसके अपने एक साइड इफेक्ट्स हैं, बट थ्योरेटिकली यहाँ कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो एस्पिरेशन भी करते हैं। फिर दूसरा आ जाता है कि उससे पहले हम सिंपल पेशेंट को कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। मेडिसिन मीन्स कुछ टेबलेट्स देते हैं साइक्लिकल फॉर्म में। वो मेडिसिन का पर्पस होता है बिकॉज आपका ये एंडोमेट्रियोसिस का कारण है मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। सो ऑब्वियसली जो भी मेडिसिन हैं ये प्रोजेस्टेरोन्स होती हैं, कुछ एनालॉग्स, कुछ इंजेक्टेबल फॉर्म्स होते हैं जिनका पर्पस होता है आपकी जो पीरियड्स आने की जो लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, उसको सप्रेस करना। सो ऑब्वियसली जो आपके पीरियड सप्रेस हो जाएंगे, स्कैंटी हो जाएंगे या कभी कभी बंद भी हो जाते हैं या साइक्लिकल फॉर्म में
वो एक कंट्रोल्ड फॉर्म में आ जाते हैं, तो आपको एंडोमेट्रोसिस के सिम्टम्स घट जाते हैं। बट जनरली ऐसा देखा गया है कि इससे कोई परमानेंट पेशेंट को इतना इम्प्रूवमेंट नहीं होता, एक्सेप्ट मैंने कुछ एडोलेसेंट्स में देखा था, उनको हमने मेडिसिन दी थी तो सम हैड रिस्पॉन्डेड एंड उनको कुछ लाइक सिम्टम्स काफी ज्यादा दे वर फीलिंग बेटर। फिर उसके बाद जो मेन ट्रीटमेंट आ जाता है, जब पेशेंट को किसी भी चीज से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है एंड वो डे बाय डे प्रेसिपिटेट हो रहा है, दैट इज अ सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जरी में आ जाता है, 2 टाइप की सर्जरी होती है। एक तो होता है जैसे मैंने बताया था, पुराने टाइप की है या कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसे पूरा काट के, एब्डोमेन को काट के सर्जरी की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज लेप्रोटमी। दूसरी आ जाती है दूरबीन की जांच। ठीक है, दूरबीन की जांच में क्या है कि आपकी बच्चेदानी को 3 से 4 ओपनिंग्स बनाई जाती है एंड इस तरह से आपको ये दिख सकता है उसमें। सो ये जो सिस्टिक स्ट्रक्चर है, ये एंडोमेट्रोटिक सिस्ट ऐसे दिखता है। सो ऑब्वियसली जो ये सिस्ट दिखते हैं, इसको हम मैनेज करते हैं, या तो इनको निकाला जाता है या काटा जाता है, या कुछ लेजर मीन्स कुछ ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उससे बर्न किया जाता है। सो दैट डिपेंड्स ऑन द कि अंदर क्या कंडीशन है एंड क्या वो ट्रीटेबल भी है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सर्जरी का मतलब है कि 100% उसका बेनिफिट्स ही होगा, बिकॉज अगर आप कोई भी सर्जरी करते हो तो उसका साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं। बिकॉज जो एंडोमेट्रोटिक सिस्ट है, ये आपकी ये जो आपकी अंडेदानी है उसी का हिस्सा है, तो ऑब्वियसली जब आप अंडेदानी को रिमूव करते हैं, सिस्ट को अंडेदानी से, कहीं ना कहीं डैमेज होने का चांसेस रहता है। सो ऑब्वियसली अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि पेशेंट हमसे अक्सर पूछते हैं कि क्या मुझे पहले सर्जरी करवानी चाहिए फिर ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। फिर सवाल आ जाता है कि क्या सर्जरी करवाना जरूरी है। टू बी फ्रैंक, ये सारा डिपेंड करता है कि आपका क्या क्लिनिकल कंडीशन है, आपका ओवेरियन रिजर्व कैसा है, मेन उससे डिसाइड होता है। एंड जो मेन थिंग है वो आपका जो डॉक्टर है उनके स्किल्स कैसे हैं, उनको कितना एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। बिकॉज ब्लाइंडली किसी चीज को काट के उसे बाहर निकाल देना, दैट इज नॉट ऑलवेज द सोल्यूशन। एंड अदर डिसएडवांटेजेस की एंडोमेट्रोटिक, जैसे मैंने वो बताया था, एक ऐसी डिजीज है जो प्रोग्रेसिव डिजीज है। सो ऐसा नहीं है कि आप सर्जरी कराओगे तो अपना शांत साइलेंट होके बैठ जाएगी। अगर आपकी टेंडेंसी है दोबारा उसको होने की, कोई जेनेटिक ऐसी हिस्ट्री है, सो इट मे हैव अ रिकरेंस इवन अप टू 80%। इवन मैंने पेशेंट्स को देखे कुछ महीने में ही उनको, एंड कुछ पेशेंट्स ऐसे काफी खराब कंडीशन में हमारे पास आए थे जिनकी 3 बार सर्जरीज हुई थी। सो सर्जरी हमेशा इसका हल नहीं होता है। सो जितना हो सके हम अवॉइड करते हैं, एक्सेप्ट अगर रिक्वायर्ड हो। सो आगे एक न्यू कंसेप्ट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलिटी क्रायो प्रिजर्वेशन। सो फर्टिलिटी क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब है कि एंडोमेट्रोटिक पेशेंट में क्या है, अभी जैसे मैंने बताया आपको कंसर्न आ जाता है कि सर्जरी करने का अपना एक डैमेज है, सर्जरी ना करें उसका अपना एक डैमेज है। तो इसका आइडियल वे ये होता है कि अगर यू हैव अ टेंडेंसी टू हैव रिकरेंस, टू हैव प्रोग्रेसिव एंड टेक्निकली आपके डॉक्टर जो हैं वो प्रोसीजर में उनको कोई प्रॉब्लम ऑब्जर्व नहीं करते, सो उस केस में क्या है कि आपके अंडे या एम्ब्रोस बनाकर हम उनको स्टोर करके रख लेते हैं। एंड उसके बाद जब आपकी बॉडी कंपैरेटिवली एक बेटर सिचुएशन में आती है, एक स्टेबल सिचुएशन में आती है, आपका एंडोमेट्रोसिस कंट्रोल होता है एंड आफ्टर दैट वी प्लान फॉर द एम्ब्रो ट्रांसफर। इससे क्या होता है, हमारे दोनों मसले हल हो जाते हैं। एक तो हमारा एंडोमेट्रोसिस भी जो है एक चेक में आ जाता है, दूसरा कि आपको ये डर नहीं रहता कि नहीं कहीं मेरे अंडे लूज ना हो जाए सर्जरी की वजह से। बिकॉज कुछ पेशेंट्स मैंने ऐसे भी देखे थे इन माय स्टडी पीरियड कि उनमें सर्जरी की वजह से जो रिजर्व है वो बिल्कुल ही ड्रॉप हो गया था। सो वहां सर्जरी का कोई फायदा नहीं है, वहां रादर सर्जरी की वजह से आप एक और प्रॉब्लम को अपने एक इन्विटेशन दे दिए। सो दैट इज वेरी जुडिशियस, यू कैन से क्लिनिकली एक जजमेंट, एक डिसीजन हमें लेना पड़ता है कि हमें किस तरीके से पेशेंट को आगे ट्रीट करना है। So I think if you have any queries related to the painful periods या आपकी कोई suggestions हैं कि हम फर्दर क्या टॉपिक्स को टच कर सकें, बिकॉज काफी सारे पहलू होते हैं जो पेशेंट्स के माइंड में ही रहते हैं, बट माइंड में आप जितना रखेंगे उतना आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। सो बेटर यही रहता है कि आप डॉक्टर से डिस्कस करें, बिकॉज सिर्फ आपस में डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है। एंड यू शुड हैव द राइट गाइडेंस ताकि आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सके। ओके, थैंक यू, बाय।